हर हर महादेव दोस्तों, माहौल जो बहुत शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। आइए सर, अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 28, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन। माहौल के साथ आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एंड सर, अगर ये लेक्चर से मजा आ जाए आपको, सर आप प्लीज डू लाइक एंड कमेंट करिएगा। माहौल जबरदस्त शानदार। एंड सर, माहौल के साथ हम पढ़ते हैं आगे इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन। सबसे पहली बात ये, अगर कोई भी गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया तो व्हाट इज द सिस्टम, किस तरह से इंपोर्ट होता है, प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहला सेक्शन नंबर 28, अराइवल एट द फिक्स प्लेस। सेक्शन नंबर 29, अराइवल एट द फिक्स प्लेसेस ओनली। सर, सीबीआईसी ने, सर गवर्नमेंट ने पोर्ट अपॉइंट किए हुए हैं, एयरपोर्ट अपॉइंट किए हुए हैं, लैंड कस्टम स्टेशन अपॉइंट किए हुए हैं। तो सर, पर्सन इंचार्ज के लिए सेक्शन 29 बना दिया, बोल दिया क्या कि पर्सन इंचार्ज विल अराइव ओनली एट द प्लेसेस व्हिच आर अपॉइंटेड बाय द सीबीआईसी और एनी द प्लेस व्हिच मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। प्लस ये बोल दिया क्या, इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग कैन बी डन एनीवेयर इन इंडिया, बट यस सर, इमीडिएटली इंटीमेशन विल बी गिवन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिसर। एंड सर, he will not allow, person in charge of the conveyance will not allow unloading of any of the goods or disembarkation of any of the passenger from the vicinity of the vessel unless it is necessary to safeguard their life. Clear? आइए सेक्शन 30 एंड 30A बोलता है क्या, सर ध्यान देना बेटा, वेसल या एयरक्राफ्ट से अगर गुड्स आता है तो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस विल सबमिट अ रिपोर्ट विच इज कॉल्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। एंड सर, अगर व्हीकल से गुड्स आ रहा है तो सर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, ड्राइवर जो होगा, he will submit a report which is called import report. अब ध्यान देना बेटा, IGM जो होता है import general manifest, it is required to be submitted electronically before arrival of the conveyance itself, but in case of vehicle sir within arrival के 12 hours के अंदर आप फाइल कर सकते हो। इसमें होता क्या है, complete information regarding all the goods which are present on the कन्वेंस। अब भले वो इंपोर्टेड गुड्स हो, एक्सपोर्ट गुड्स हो, या सर वो गुड्स ट्रांजिट गुड्स हो, ट्रांसशिपमेंट गुड्स हो, सारी गुड्स का इन्फॉर्मेशन इस पे लिखा होता है। एंड सर, अगर इस पे जो इन्फॉर्मेशन ली उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो भी लिखा है सही लिखा है, परफेक्ट लिखा है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। और अगर इसमें गड़बड़ पाई गई, इसको टाइमली फाइल नहीं किया तो 50,000 तक का फाइन चार्ज हो सकता है ऑन द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। क्लियर? डन। एंड सर ध्यान देना बच्चों, अब आईजीएम फाइल कर दिया या आईआर आपने फाइल कर दिया, साथ में आपको फाइल करना पड़ता है क्या, सर पैसेंजर एंड क्रू नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। एंड सर, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट भी फाइल करना पड़ता है, जिसके अंदर पर्सन्स की इंफॉर्मेशन होती है, कौन आ रहा है और कौन कौन उस वेसल पे, उस कन्वेंस पे प्रेजेंट है, कौन कौन से क्रू मेंबर्स है, कौन कौन से पर्सन्स आ रहे हैं, इन सब का रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है। क्लियर? आइए सर, सेक्शन 37 बोलता है क्या, पावर टू बोर्ड द कन्वेंस। सीबीआईसी सर, गवर्नमेंट ने प्रॉपर ऑफिसर को पावर दिया हुआ है कि जब भी कन्वेंस आता है, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो बोर्डिंग करके वेरिफिकेशन कर सकता है, चेकिंग कर सकता है, सर डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, गुड्स चेक कर सकता है, और सर उसके पास पावर है कि वो चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह मांग सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रॉम द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, और सारे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन और आंसर्स देने पड़ेंगे उस पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। तो ऐसा नहीं है वो बोल देगा क्या, मेरे वेसल पे खड़े होकर मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हु आर यू। क्लियर? सेक्शन 38 ने पावर दिया प्रॉपर ऑफिसर को टू आस्क द क्वेश्चन एंड रिक्वायर द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। फिर सर, अब कस्टम ऑफिसर ने, सर वेसल आ गया, आईजीएम वगैरह फाइल हो गया, कस्टम ऑफिसर ने वेरिफिकेशन कर लिया, एवरीथिंग फाउंड ओके। अब क्या होगा, एंट्री इनवर्ड ऑर्डर मिलेगा। सर, एंट्री इनवर्ड इज द ऑर्डर विच इज पास्ड सो दैट जो गुड्स इंडिया के लिए वो यहाँ पे अनलोड हो पाए, एंट्री इनवर्ड मिलेगा सर, तभी गुड्स अनलोड हो पाएगी वेसल से बेटा। और हाँ ध्यान देना बच्चा, सर ये चार पांच गुड्स, बैगेज, एनिमल्स, पेरिशेबल आइटम्स, हैजार्डस गुड्स और मेल बैग्स के लिए एंट्री इनवर्ड की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, जो गुड्स आईजीएम में मेंशन नहीं है वो कभी भी अनलोड नहीं हो सकती, उसके लिए कभी भी एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब सर ध्यान देना, जब गुड्स अनलोड होगी कहाँ होगी, अपने घर पे होगी क्या भाई, सर कस्टम एरिया में होगी, सर कस्टम पोर्ट पे होगी, विद इन द कस्टम एरिया ओनली, अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर ऑन अ वर्किंग डे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ सर ओवरटाइम फीस, जिसको कस्टम्स ओवरटाइम चार्जेस बोलते हैं, कस्टम्स ओवरटाइम चार्जेस, कस्टम मर्चेंट फीस जो बोलते हैं बेटा, जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, ऐसा आपने मेगा एग्जीबिशन लिस्ट में पढ़ा था बच्चा। सर बोट नोट, अब सर कभी कभी क्या होता है सर, बहुत ट्रैफिक जाम होता है, सर बर्थ नहीं मिलता है, पार्किंग के लिए प्लेस नहीं मिलता है वेसल को, पर सर उसमें कुछ गुड्स ऐसी जो इंडिया के लिए है या कुछ गुड्स उसके थ्रू आपको भेजना है बाहर, तो सर उन गुड्स को छोटी बोट में रख के सर उस वेसल में भेज सकते हैं, या सर जो गुड्स मंगानी है आपको सर उस बोट से उस छोटी बोट में रख के मंगा सकते हैं, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्या, बोट नोट। क्लियर? गुड्स बीइंग वाटरबोर्न करने से पहले बोट नोट फाइल करना पड़ता है। सीबीआईसी चाहे तो सर कुछ स्पेसिफिक केस में जनरली भी एग्जीबिशन दे सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ बोट नोट। सर ये सेक्शन 44, अब सर गुड्स अनलोड हो रहा है, अनलोड होने के बाद कस्टडी में किसके जाएगा, कस्टडी के, बट प्रोविजंस ऑफ कस्टडी डू नॉट अप्लाई टू बैगेज एंड गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। सर मेल बैग्स और बैगेज के केस में कस्टडी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते ऑब्वियसली, क्योंकि बाय पोस्ट अगर आता है तो पोस्टल अथॉरिटी को गुड्स दिए जाते हैं, एंड अगर बैगेज है तो सर ऑब्वियसली जो पैसेंजर लाया है वो खुद ही अपने साथ ले जाएगा ना भाई,
थोड़े कस्टडियन को देंगे अपना सामान। अब सर कस्टडी आफ्टर अनलोडिंग गुड्स विल बी हेल्ड इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियंस हु विल मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स, और वो उन गुड्स का कस्टडी रखेंगे। एंड सर दे विल नॉट अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स अनलेस अ वैलिड ऑर्डर हैज बीन पास्ड थ्रू कस्टम्स ऑटोमेटिक सिस्टम, या फिर सर एनी अदर मेथड्स अगर उनको ऑर्डर मिलता है या तो रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग, तब तक वो गुड्स को अपने पास रखेंगे। और ड्यूरिंग कस्टडियन अगर कोई गुड्स पिल्फर हो गया, चोरी हो गया, पेटी इन स्मॉल क्वांटिटी अगर हुआ, उसको बोलते हैं क्या, पिल्फर्ड गुड्स। सर टू एस्टेब्लिश pilferage there must be some tampering with the packages, clear, फटा हुआ होना चाहिए, कहीं छेद होना चाहिए बेटा, तब जाके प्रूव होगा कि pilferage हुआ है। और अगर पिल्फर हुआ है तो सर importer is not able to pay custom duty on such pilfered goods, but yes custodian shall be liable to pay custom duty on such pilfered goods। और हाँ ध्यान देना बच्चों, रेट ऑफ ड्यूटी कब की होगी, जिस दिन आईजीएम फाइल हुआ था सर उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम पे करना पड़ेगा इन कस्टडियन को ऑन दी पिल्फर्ड गुड्स। अब आता है क्या सेक्शन 46, अभी गुड्स का है बेटा सर कस्टोडियन के पास है, अब इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा, वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री में बी फॉर होम कंजम्पशन, में बी फॉर वेयर हाउसिंग। अब बिल ऑफ एंट्री सर सेल्फ असेस डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ द गुड्स, आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स, सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट होता है सर विद मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट ये फाइल करना पड़ता है, जिसके अंदर डिक्लेरेशन दिया जाता है क्या कि इसमें जो भी गुड्स में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो परफेक्ट लिखी है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। सर इंपोर्टर या उसका एजेंट ये फाइल करता है, डिक्लेरेशन देता है प्रॉपर, एंड सर उसके बेस पे असेसमेंट होता है, कस्टमर सर वेरीफाई करता है, एवरीथिंग फॉर ओके। असेसमेंट का सेक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब सर असेसमेंट हो गया, ड्यूटी का अमाउंट निकल गया, आप ड्यूटी पे करेंगे, देन ही विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स। अब बात आती है क्या सर बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल करना पड़ता है, सर जिस दिन वेसल आ रहा है उससे एक दिन पहले तक, मतलब bill of entry is required to be filed before the end of the day including holiday preceding the day on which the aircraft vessel or vehicle arrived। मतलब जिस कस्टम पोर्ट पे गुड्स आ रहा है, जैसे मान लो 23rd को आ रहा तो 22nd या उससे पहले पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। हाँ एडवांस में भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो कन्वेंस आ जाएगा, तो आप एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। पर लास्ट डेट क्या है बेटा सर एक दिन पहले तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना ही पड़ेगा। अब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी फॉर होम कंजम्पशन, फिर आपको लगा बाद में नहीं मेरे को तो वेयर हाउसिंग कराना था, यस एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज अलाउड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इफ देयर इज नो लॉस ऑफ द रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा आल्सो। अच्छा कोई गुड्स ट्रांजिट गुड्स है, ट्रांसशिपमेंट गुड्स है, तो इसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर आपकी गुड्स एग्जम्प्टेड है तो भी आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, उसमें सेल्फ असेस करके लेके आओगे ना यार कि सर इन पे गुड ड्यूटी एग्जम्प्ट है बेटा, इसलिए बिल ऑफ एंट्री तो फाइल करना पड़ता है। इट्स अ कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट, क्लियर, मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ता है, करेक्टनेस के लिए आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यू विल हैव टू एंश्योर एंड आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सर अमेंडमेंट बिल ऑफ एंट्री बोलता है क्या, अगर मान लो बिल ऑफ एंट्री फाइल करा उसमें कोई गलती होगी बेटा आपसे, तो सर बाद में पता पड़ा तो अमेंडमेंट इन बिल ऑफ एंट्री इज अलाउड ओनली इफ देयर वाज, सर जब ओरिजिनली अपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट था टाइम ऑफ फाइलिंग द ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री, तो ही अमेंडमेंट इन द बिल ऑफ एंट्री अलाउ होगा, अदरवाइज अमेंडमेंट इन बिल ऑफ एंट्री अलाउ नहीं होगा। क्लियर। आइए रिमूवल सेक्शन 47 बोलता है क्या, अब सर मान लो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, ड्यूटी का अमाउंट निकल गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, सर ये डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर लिया, एवरीथिंग फाउंड ओके, फिर ड्यूटी का पेमेंट करेंगे, ड्यूटी का पेमेंट करेंगे तो आपको आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर पास होगा, फिर सर आप गुड्स का रिमूवल कर सकते हो। हाँ अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किया तो वेयर हाउसिंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड, जो वेयर हाउसिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एंड सर अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया तो पहले ड्यूटी का अमाउंट पे करो और फिर रिमूवल का ऑर्डर मिलेगा जिसको बोलते हैं आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर। अब देन बेटा कस्टम के अंदर पहले ड्यूटी पे करो फिर रिमूव करो, पर सर देन देना सर दो कैटेगरी ऑफ पर्सन को नोटिफाई कर दिया और बोल दिया क्या ये बड़े लोग हैं साहब, इनके लिए क्लियर फर्स्ट पे लेटर, आप पहले क्लियर कर दो साहब, पेमेंट बाद में कर देना। वो लोग कौन कौन है, इंपोर्टर सर्टिफाइड अंडर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम एज AEO Tier 2 एंड AEO Tier 3 एंड ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती है, इनको बोल दिया क्या कि ये लोग वो नोटिफाइड पर्सन है जिनको सर क्लियर फर्स्ट पे लेटर का स्कीम दिया हुआ, जिसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट ड्यूटी का स्कीम। क्लियर। अब डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम जो दे रखा है वो क्या है बेटा, इन्होंने जो भी बिल ऑफ एंट्री इनकी असेस होकर रिटर्न हुई है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख ऑफ द मंथ तक, जो भी बिल ऑफ एंट्री इनकी असेस होकर रिटर्न हो गई है, असेस मतलब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है और उसको रिटर्न करता है ऑनलाइन, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच में जो ये बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है असेसमेंट होने के बाद, उसका 16th ऑफ दैट मंथ तक आपको पे करना पड़ता है। और सर 16 से लेकर लास्ट डे ऑफ द मंथ तक जो आपके बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है उसका फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पर सर 31 मार्च वाले सेकंड हाफ के लिए 31 मार्च इज द ड्यू डेट। और हाँ ध्यान देना बच्चों, सर यहाँ बोल दिया कि गवर्नमेंट का पावर है कि वो चाहे तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में सर डिफरेंट ड्यू डेट भी फिक्स कर सकती है। एंड सर ध्यान देना बेटा इन लोगों को सर ड्यूटी जो पे करनी पड़ती है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही पे करनी पड़ती है। और इनको बोल दिया क्या, अगर आपने इन कॉन्जिक्यूटिव सर 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में मोर देन वंस अगर इन्होंने ड्यू डेट से डिफॉल्ट कर दिया, पे नहीं किया, तो इनका डेफर्ड पेमेंट
पेमेंट का फैसिलिटी विड्रॉ हो जाएगा। बट यस, अगर इन्होंने जो डिफॉल्ट किया था उसको रेक्टिफाई कर दिया, ड्यूटी का अमाउंट पे कर दिया अलोंग विद द इंटरेस्ट, तो इनका ये डेफर्ड पेमेंट का स्कीम वापस से रिस्टोर हो जाएगा। एंड बोल दिया क्या, द एलिजिबल इंपोर्टर शैल बी परमिटेड टू मेक डेफर्ड पेमेंट इफ ही हैज paid the duty for a bill of entry within a due date in terms of rule number 4 and paid the differential duty for the same bill of entry along with interest on account of reassessment within 1 day excluding holiday। हॉलिडे हटा के एक वर्किंग डे में अगर रीअसेसमेंट का अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट, वो इन्होंने को पे करना पड़ेगा। क्लियर? एंड सर, the benefit of deferred payment duty will not be available in respect of goods which have not been declared or which have not been assessed in the bill of entry। आपने बिल ऑफ एंट्री में गुड्स को डिक्लेयर नहीं किया तो उनके लिए डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन गुड्स पे तो आपको कस्टम इमीडिएटली पहले पे करना ही पड़ेगा। और हाँ, यहां बोल दिया है क्या, आपने अगर बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी है तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी उसमें सेल्फ असेसमेंट किया, सेम डे कस्टम पे करना पड़ेगा। और हाँ, अगर डिपार्टमेंट ने रीअसेसमेंट किया है या प्रोविजनल असेसमेंट हुआ तो ऐसे केस में सर एक दिन के अंदर एक्सक्लूडिंग हॉलिडे मतलब 1 वर्किंग डे के अंदर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे से क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। अब सर, फॉलोइंग पर्सन को इलेक्ट्रॉनिकली कस्टम पे करना है। अगर आपने बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करी उसमें 10,000 रुपए या उससे ज्यादा ड्यूटी का अमाउंट बन रहा तो ऑनलाइन ही पे करना है। प्लस ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम में जो भी इंपोर्टर रजिस्टर्ड है उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली पे करना कंपलसरी इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी। सर प्रैक्टिकली 10,000 या उससे ज्यादा ड्यूटी का अमाउंट बन रहा है तो हमेशा ही ई पेमेंट ही करना, उससे कम है तो आपको ई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर्ड है उनको तो ई पेमेंट ही करना है। और सर, कस्टम्स का डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे क्या है, आइस गेट। सर, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे। ओके सर, पेमेंट कर दिया, आउट ऑफ कस्टम्स ऑर्डर पास हो जाएगा, उसके बाद आप गुड्स ले जा सकते हो। और हाँ सर, अनलोडिंग के बाद 30 दिन निकल गए, कोई आया नहीं बेटा, जैसे केस में डेमरेज चार्जेस बिकम्स पेएबल। इसको बोलते हैं पोर्ट डेमरेज चार्ज। सर ध्यान देना, ये पोर्ट डेमरेज चार्ज वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है, शिप डेमरेज चार्ज होता है, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है, वैल्यू में इंक्लूड होता है बच्चों। आइए, सेक्शन 51 बोलता है क्या, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जैसे हमने जीएसटी में पढ़ा हुआ है सर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सेम वे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दिया हुआ है। सेक्शन 51 ने पावर दिया गवर्नमेंट को कि कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप करेगा गवर्नमेंट कस्टम्स। और सर इन्होंने डेवलप कर दिया है icegate.gov.in इज द वेबसाइट, जहां पर सर हर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जिसका आईसी कोड है वो अपना सर वहाँ पे एक लॉगिन अकाउंट बनाएगा जहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दिखेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो चाहे वो अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है। अब अमाउंट जो डिपॉजिट किया है उसको वो यूज कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ हिज लायबिलिटी ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा, अदर फीस वगैरह बेटा, हाँ है ना। और सर अगर उसमें कोई एक्सेस बैलेंस बचा तो उसको वो रिफंड भी ले सकता है। ये सेक्शन दे रखा है बेटा, पर यस बोल दिया है क्या, नोट सीबीआईसी ने एग्जाम कर रखा था सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को कब तक, 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च ऑफ 2023 तक बेटा। पर उसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अभी इंप्लीमेंट हो चुका है देश के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट होगा। एंड सर स्पेसिफाइड डिपॉजिट व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो याद रखिए बेटा। सबसे पहला, अगर जिन कस्टम्स पोर्ट पर कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ उन पोर्ट पर ऑब्वियसली कैशलेस का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, वहां तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आता है क्या सर, अगर आपने इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो सर यहां पर सिंस इलेक्ट्रॉनिक कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम लिंक नहीं किया था टिल 29 फरवरी 2024 तक, इसलिए एग्जाम किया था। पर सर 1 मार्च 2024 से आपको भले इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल से आप इंपोर्ट करें तो भी आपको भले ही सर ओह भारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है भाई, तूफान आ रहा है सर। ओके सर, अगर आपने इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल के थ्रू इंपोर्ट किया 1 मार्च 2024 के बाद से तो ऐसे केस में तो आपके लिए भी ये कंपलसरी हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कैशेज आपको यूज करना पड़ेगा। अकम्पनीड बैगेज लेके आता तो भाई जो पैसेंजर आ रहा है उसके पास थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कैशेज होगा बेटा। एंड सर ध्यान देना बेटा, यहाँ बोल दिया क्या, इन ड्यूटीज के अलावा, इन अमाउंट के अलावा कुछ और पे करना तो कैशेज की जरूरत, पर यहाँ पे सारी ड्यूटीज ऑफ कस्टम लिख दी बेटा। क्या, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग सेस, सरचार्जेस लेविड एज ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, आईजीएसटी, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेएबल अंडर कस्टम्स एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट, इनके लिए तो कैश लेजर चाहिए। इसके अलावा कोई अमाउंट पे करना तो कैश लेजर की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन, मतलब प्रैक्टिकली सब क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कस्टम के अलावा कोई और अमाउंट पे करना हो तो अकम्पनीड बैगेज के लिए। एंड सर अगर जहां पर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हुआ उन जगह पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की जरूरत नहीं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू का। अब आ गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। ड्यूटी क्रेडिट लेजर क्या होता है, देखो कस्टम्स का कोई आपको आईटीसी तो मिलता नहीं बेटा,
आईटीसी मिलेगा तो जीएसटी मिलेगा, वो भी किसका, आईजीएसटी का बेटा, एंड जीएसटी सेस का। तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर क्या काम आएगा यहाँ पे, यहाँ पर सर अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट का कोई बेनिफिट अगर आपको मिलता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सर स्कीम्स, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, रोटेब स्कीम, रोशेल स्कीम, इस तरह का ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अगर आपको मिलता है सर एक्सपोर्ट्स के लिए, तो ऐसे केस में वो सारे बेनिफिट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में डिपॉजिट हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और उसको अगर आप यूज करते हो तो उतना अमाउंट क्या होता जाएगा, डेबिट होता जाएगा, या उस क्रेडिट को आप किसी को बेच देते हो, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स कैन बी ट्रांसफर्ड, तो सर उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर से। क्लियर, ये पर्पज है इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर का। आइए बच्चों, डिस्पोजल ऑफ द गुड्स सेक्शन 48 बोलता है क्या, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया और 30 डेज के अंदर गुड्स को रिमूव करने में आप फेल हो गए या फर्दर एक्सटेंशन आपको नहीं मिला, तो ऐसे केस में प्रोविजन, इसके केस में कस्टम डिपार्टमेंट पास पावर है कि सर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कमिश्नर इन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम्स दिस गुड्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कस्टम ऑफिसर आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस टू द इंपोर्टर। और हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया है कि क्या होगा ऐसे केस में जब गुड्स डिस्पोज ऑफ होती है, सबसे पहले ऑक्शन किया जाता है। अब ऑक्शन के लिए क्या होता है, नॉर्मल सिस्टम ऑफ ऑक्शन, जिसमें बिड आती है बेटा, सक्सेसफुल बिडर जो होता है उसे उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यस यू हैव सक्सेसफुली, यू आर सक्सेसफुल इन दिस बिडिंग एंड सर आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे करिए, डिफरेंस अमाउंट पे करिए और अपना गुड्स ले जाइए। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब सक्सेसफुल बिडर ने सर अपना अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद जो ड्यूटी का अमाउंट बनता है वो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और सर उस गुड्स को सर दे दिया जाएगा किसको, जो सक्सेसफुल बिडर था उसको बेटा। हाँ है ना भाई। आइए सर, वेयर हाउसिंग, विदाउट वेयर हाउसिंग क्या होता है, अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी फॉर होम कंजम्पशन, या आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी सर वेयर हाउसिंग की भी, पर किसी रीजन से आप इन गुड्स को क्लियर नहीं करा पा रहे हो इधर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर वेयर हाउसिंग, तो ऐसे केस में आप उस पोर्ट के ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी को अप्लाई कर सकते हो कि काइंडली सर मेरे इन गुड्स को वेयर हाउस में अलाउ कर दो विदाउट फॉलोइंग वेयर हाउसिंग प्रोसीजर। और ऐसे केस में अगर रीजनेबल रीजन था तो एसीडीसी में अलाउ द वेयर हाउसिंग ऑफ दीज गुड्स इन अ पब्लिक वेयर हाउस विदाउट एनी असेसमेंट एज वेल एज विदाउट एनी बॉन्ड पेंडिंग द क्लियरेंस। हाँ है ना भाई। और ऐसी गुड्स को 30 दिन के लिए वो वेयर हाउसिंग के लिए अलाउ कर देगा, बट कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग 30 मोर डेज। क्लियर। ऐसा क्यों किया जाता है बच्चा, सर अगर आपने गुड्स को टाइमली रिमूव नहीं किया फ्रॉम द कस्टोडियन तो ऐसे केस में हैवी डैमेज चार्ज बिकम्स पेएबल, इसलिए ऐसे केस में एक बार एसएससी क्या करता है, सर अगर गुड्स को रिमूव नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में वेयर हाउसिंग करवा देता है टेम्पररी बाय टेकिंग परमिशन ऑफ द एसीडीसी। इसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, मतलब वेयर हाउसिंग तो करवाया बट विदाउट फॉलोइंग वेयर हाउसिंग प्रोसीजर। और इस तरह से जो गुड्स वेयर हाउस में स्टोर होती है उसको वेयर हाउस गुड्स नहीं बोलते हैं, इस पे वेयर हाउसिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। क्लियर। वेयर हाउसिंग चैप्टर के एंड में मैंने एक जजमेंट दे रखा बीएचईएल लिमिटेड का, जहां मैंने बताया क्या, अगर मान लो आपने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स ऑलरेडी स्टोर थी और वहां से आपने रिमूव करने के लिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया, ड्यूटी का अमाउंट निकल गया, अब सर किसी कारण से आप गुड्स को रिमूव नहीं कर पा रहे हो, आपने सेक्शन 49 के थ्रू वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी आपको, और ऐसे केस में कुछ दिन के लिए आपने वेयर हाउस में रखा फिर रिमूव किया। अब जब बाद में रिमूव कर रहे थे तब रेट ऑफ ड्यूटी चेंज हो गया, तो उस रेट ऑफ ड्यूटी से कोई रिलेवेंस नहीं, क्योंकि उन गुड्स को वेयर हाउस गुड्स नहीं बोलते बेटा। क्लियर। डन। आइए बच्चों, ये आपको समरी दे रखा है फ्लो पैटर्न ऑफ इंपोर्ट का। अब बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गुड्स को प्रेजेंट करेंगे कस्टम पोर्ट पे, एक डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे जिसका नाम क्या होगा, शिपिंग बिल। और अगर व्हीकल से एक्सपोर्ट करे तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते हो, जिसके अंदर जैसे बिल ऑफ एंट्री होता है वैसे शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जिसके अंदर कंप्लीट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गुड्स होगा, गुड्स कौन सा है, गुड्स की आइडेंटिटी क्या है, गुड्स की वैल्यू क्या है, अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग आप सबमिट करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएंगे, डिपार्टमेंट को वेरीफाई करेगा। सर अगर ड्यूटी लगता है तो आप ड्यूटी पहले पे करेंगे, और सर देना बेटा यहाँ पे सर ड्यूटी पे करने के बाद में अगर ड्यूटी लगती है ड्यूटी पे करेंगे, और फिर आपको ड्यूटी पे करने में लेट होता है 15% पर annum इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट आल्सो। अब सर ड्यूटी पे अगर कर दिया या ड्यूटी नहीं लगता तो ओके सर, एवरीथिंग फाउंड ओके, तो फिर आपको ऑर्डर मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 51। दिस डेट इज रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब सर आपको परमिशन मिल गया फॉर एक्सपोर्ट, अब सर दे देना जिस वेसल से आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना है, सर उस वेसल पे गुड्स तभी लोड हो पाएगी जब उस वेसल वाले पर्सन इंचार्ज को एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर मिल गया है। एंड सर एंट्री आउटवर्ड का कंडीशन अप्लाई नहीं होता है बैगेज और मेल बैग्स के लिए। अब एंट्री आउटवर्ड का परमिशन मिल गया है, ऑर्डर मिल गया है किसको, पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस को, तभी जाके गुड्स लोड हो पाएगी उस वेसल पर। अब सर वेसल पे गुड्स लोड होना है तो सबसे पहले पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहले चेक करे कि उन्हीं गुड्स का लोडिंग हो रहा है जिसके लिए प्रॉपर ऑर्डर मिला है। सर
ऑर्डर मिला है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, वही गुड्स लोड हो पाएगी किस पर, कन्वेंस पे। अब सर लोड हो रही है, अब ध्यान देना बच्चों, जब सारा गुड्स लोड हो गया, आपका गुड्स भी आ गया, आपका भी आ गया, जिनका भी गुड्स था सारा गुड्स लोड हो गया, अब वेसल निकल रहा है, उससे पहले वो क्या फाइल करेगा, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। जैसे इंपोर्ट में होता है आईजीएम, ऐसे एक्सपोर्ट में क्या है, ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा किसको, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस को। और हाँ ध्यान देना बेटा, इन केस ऑफ व्हीकल्स को बोलते हैं क्या, एक्सपोर्ट रिपोर्ट, प्लस साथ में इनको जो भी पर्सन जा रहे हैं सर, पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन भी फाइल करना पड़ता है बिफोर डिपार्चर। और हाँ, अगर इन्होंने प्रॉपर्ली फाइल नहीं किया, टाइमली फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में 50,000 का फाइन कैन बी चार्ज ऑन द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। अच्छा, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर, ईजी में इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग ऑल द गुड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द कन्वेंस। सर जो गुड्स इंपोर्ट गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स है या एक्सपोर्ट गुड्स है, उन सब के लिए सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट किया जाएगा। सर किसको, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस सबमिट करेगा, प्रॉपर ऑफिसर को, ईजीएम। और सर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में पैसेंजर के नाम वगैरह सारे, एंड सर पैसेंजर डिपार्चर मैनिफेस्ट भी इसमें सबमिट करना पड़ेगा। ओके, अब सर सेक्शन 42 बोलता है नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटन ऑर्डर। अब सर ईजी में ईआर फाइल कर दिया तो ऐसा नहीं डायरेक्ट वो होन में जाएगा निकल जाएगा, जब तक प्रॉपर ऑफिसर का रिटर्न ऑर्डर नहीं मिलता तब तक क्या सर कन्वेंस डिपार्चर नहीं कर सकता। फिर सेक्शन 43 बोलता है क्या, सेक्शन नंबर 30, 41 एंड 42। 30 मतलब क्या, आईजीएम, 41 मतलब ईजीएम, 42 मतलब रिटर्न ऑर्डर की जरूरत नहीं है सर इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल विच कैरीज नो गुड्स अदर देन लगेज ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स। एंड सर अगर कोई गवर्नमेंट का कन्वेंस इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस वेसल को, गवर्नमेंट वेसल को या फॉरेन गवर्नमेंट वेसल को या एयरक्राफ्ट को अलाउ कर सकती है विदाउट सबमिटिंग दिस डॉक्यूमेंट्स। और सर वो इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, उसको बोला आईजीएम फाइल कर, ईजीएम फाइल कर, कहाँ का इंसाफ बेटा, इसलिए सर वो एग्जम्पशन दे सकती है फॉर फॉलोइंग दिस प्रोसीजर फॉर फॉरेन गवर्नमेंट वेसल या एयरक्राफ्ट जो इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है उसको। आइए सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर खत्म होता है बेटा, अब आ रहा है क्या, ट्रांजिट गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट गुड्स सेक्शन में 52 से लेकर 55 तक। सबसे पहली बात सर बैगेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट एंड स्टोर्स के रेस्पेक्ट में ट्रांजिट गुड्स और ट्रांसमिट गुड्स के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। अब आती है क्या, ट्रांजिट गुड्स के लिए सेक्शन 53 बोलता है क्या, ट्रांजिट गुड्स। अब ट्रांजिट गुड्स क्या होती है बेटा, मान लो सिंगापुर से वेसल निकला, मुंबई पोर्ट पे आया, पर सर कुछ गुड्स उस वेसल पे ऐसी जो मुंबई पोर्ट पे अनलोड नहीं होने वाली है, उसका डेस्टिनेशन कुछ और पोर्ट है विच मे बी इन इंडिया मे नॉट बी इन इंडिया, उन गुड्स को बोलते हैं क्या, ट्रांजिट गुड्स। पर हाँ उन गुड्स को आईजी में मेंशन करना पड़ेगा, उन गुड्स को ईजी में भी मेंशन करना पड़ेगा, दोज गुड्स आर कॉल्ड ट्रांजिट गुड्स। और इन पे कोई कस्टम की बात नहीं आती है, सीबीएसई के पास पावर है कि वो चाहे तो उनके लिए कोई रेगुलेशंस वगैरह बना सकता है, अदरवाइज कोई कस्टम वगैरह की बात नहीं आएगी। ये ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होता है सर, गुड्स विच आर अनलोडेड एट द मुंबई पोर्ट। जैसे सिंगापुर से कोई वेसल आया, उसमें कुछ गुड्स थी जिसका डेस्टिनेशन कुछ और पोर्ट है, बट दोज आर बीइंग इंपोर्टेड, दोज आर बीइंग अनलोडेड एट द मुंबई पोर्ट ओनली। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब सर मुंबई पोर्ट पे अनलोड करेंगे पर उसका डेस्टिनेशन मान लो कोलकाता है या बांग्लादेश है, तो ऐसे केस में उन गुड्स को मुंबई पोर्ट पे अनलोड तो कर दिया पर उसका शिपमेंट ट्रांसफर करके उन गुड्स को किसी और सर वेसल पे लोड करके इस वेसल से अनलोड किया, दूसरे वेसल पे लोड किया और उसका ट्रांसशिपमेंट कर दिया टू दी some other port which may be in India may not be in India, those goods are called transshipment goods at the Mumbai port। तो मुंबई पोर्ट पे जब गुड्स आएगी तो आईजी में लिखा होगा these are transshipment goods, उन गुड्स को मुंबई पोर्ट पे अनलोड तो करेंगे बट डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज सम अदर पोर्ट which may be in India may not be in India। अच्छा गुड्स अगर वेसल से आई तो वेसल से जाएगी, गुड्स अगर बाय एयर आई तो बाय एयर ही जाएगी। और हाँ अगर डेस्टिनेशन पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट या कस्टम्स स्टेशन है तो ऐसे केस में सर डेस्टिनेशन पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस करना है, एट दैट पोर्ट गुड्स विल बी एंटर्ड इन द लाइक मैनर एज इफ दोज आर एंटरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पर अगर डेस्टिनेशन पोर्ट कोई मेजर पोर्ट नहीं है, कोई कस्टम स्टेशन नहीं है, कोई छोटा पोर्ट है, डोमेस्टिक पोर्ट है सर, तो ऐसे केस में मुंबई पोर्ट पे इन गुड्स पे कस्टम पे करना पड़ेगा। मुंबई पोर्ट इज जस्ट एन एग्जांपल, जहां पे अनलोड हुई है वहीं पे कस्टम पे करना पड़ेगा। इन गुड्स के लिए आपको सर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट गुड्स फाइल करना पड़ता है मुंबई पोर्ट पर हाँ सर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री से कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हो रखा है तो ऐसे केस में अ डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट से भी काम चल जाएगा इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट गुड्स। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बेटा, where the goods are allowed to be transited under section 53 और transshipped under section 54, तो ऐसे केस में at the destination station they will be liable to duty बेटा। अब सर जहां पे डेस्टिनेशन पे गुड्स आ रहा है they will be liable to duty, अगर यहाँ पे कस्टम नहीं पे किया मुंबई पोर्ट पे तो सर डेस्टिनेशन पोर्ट पे गुड्स will be entered in the like manner as if those are entering in India for the first time। और उस पे जो नॉर्मल कस्टम लगता है, सारे प्रोविजन जो लगते हैं उन पे नॉर्मली इंपोर्टेड गुड्स पे वो सब अप्लाई होंगे। सर अब कंडीशंस क्या है, सबसे पहली बात दोज गुड्स शुड बी मेंशन्ड इन
IGM, ये ट्रांजिट गुड्स और ट्रांसशिपमेंट गुड्स दोनों के लिए कंडीशन बेटा। सेकंड, उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि दोज आर द गुड्स व्हिच आर इंटेंडेड फॉर ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट। फिर प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होने चाहिए। दोज अ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शुड बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड ऑनर ऑफ द वेसल क्या करेगा, एक बॉन्ड साइन करेगा विद द श्योरिटी कि इन गुड्स को मैं डेस्टिनेशन पोर्ट पे अनलोड करूंगा, कहीं और बीच में अनलोड नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर ड्यूटी पे नहीं हुआ है। देन कंटेनर पैकेज जिसमें आप गुड्स का ट्रांसशिपमेंट या ट्रांजिट कर रहे हो, वो डिपार्टमेंट सेल से सील पैक होनी चाहिए ट्रांसशिपमेंट गुड्स के केस में बेटा। क्लियर, डन, क्योंकि उन पे ड्यूटी अभी पे नहीं हुआ है। आइए, ICD और CFS, इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन में क्या डिफरेंस होता है क्या बेटा? मैंने इंडिया का मैप बना के आपको एग्जांपल के साथ पढ़ाया था लेक्चर के अंदर। पहले पढ़ लेते क्या, इनलैंड कंटेनर डिपो। सर जैसे सर उदयपुर है ना भाई, ये मान लो इंडिया, अरे यस नो। अब सर यहाँ पे मान लो उदयपुर है, अब सर यहाँ पे ना तो कस्टम पोर्ट है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने एक डिपो ओपन कर दिया, इनलैंड कंटेनर डिपो इसको बोलते हैं बेटा। अब सर इनलैंड कंटेनर डिपो जो यहाँ बनाया है, सर इंडिया में कभी मत करना भाई, लोग मारेंगे नहीं तो मेरे को। ओके सर, इनलैंड कंटेनर डिपो इज अ मिनी पोर्ट एक तरह से बेटा। सर इंडियन कस्टम स्टेशन इज a custom station like a port or air cargo unit for the purpose of unloading of the import goods or loading of the export goods or any class of such goods. ID can have an independent existence as it is a self-contained custom station. और सारे process of customs like custom manifest, bill of entry, shipping bill and other declarations are filed in an ICD. Further assessment and all activities relating to clearance of the goods for home use, warehousing, temporary admissions, re-export, temporary storage for onward transit and outright export, transshipment etc. take place at an ICD. सारा काम यहाँ पे होता है। अब आ रहा है क्या, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। ये क्या है सर, पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो जो कंजेस्टेड हो जाते हैं बेचा, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वहां से, तो जस्ट एरिया को एक्सटेंड कर देते हैं कि सर वहां पे स्टफिंग, डी स्टफिंग, सर ये सारे काम, एग्रीगेशन सेग्रीगेशन सब वहां पे कर दो। ये एक मिनी पोर्ट नहीं है, जस्ट एन एक्सटेंशन है बेटा। CFS इज ओनली अ कस्टम्स एरिया लोकेटेड विद इन the jurisdiction of Commission of Customs exercising control over a specified custom port, airport, land custom station or ICD. It is an extension of the existing custom station set up with the main objective of decongesting the ports. CFS by itself cannot have an independent existence. It has to be linked to be a custom station only beta. And in CFS only a part of the custom process like examination of the goods is normally carried out and goods are stuffed into the containers and de-stuffed therefrom. Aggregation or segregation of cargo also takes place at a CFS. सारे काम यहाँ पे नहीं होते. This is just an extension of the existing port. आइए सर सेक्शन 13 और 23 में डिफरेंस भी समझ लेते हैं. पिल्फर्ड गुड्स होते हैं सेक्शन 13 में एंड सर लॉस और डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 23. सबसे पहली बात, पिल्फर का मतलब क्या होता है, चोरी हुआ है सर. theft in small quantities, petty theft is called pilfered goods. बट लॉस्ट और डेस्ट्रॉयड मतलब टोटल लॉस हो गया, गुड्स आर नॉन रिकवरेबल, गुड्स बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गए, वो कोई काम के अब नहीं रहे. अब ड्यूटी ऑन गुड्स, सर सबसे पहली बात, पिल्फर्ड गुड्स मतलब चोरी हुआ है बेटा. चोरी हुआ तो इंपोर्टर इज नॉट लायबल टू पे ड्यूटी बट कस्टमर विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी बेटा. और सर इधर जो गुड्स आपको लॉस हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, उस पर आपको सर रेमिशन मिल जाता है. ड्यूटी अगर आपने पे कर दिया तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा. सब्सिक्वेंट रीस्टोरेशन ऑफ द गुड्स, सबसे पहली बात पिल्फर्ड गुड्स कैन बी रीस्टोर टू द इंपोर्टर, और अगर उसको रीस्टोर कर दिया तो इंपोर्टर इज लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन सच गुड्स. पर सर जब गुड्स लॉस हो गया देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी रीस्टोरेशन एट ऑल. वेयर हाउस गुड्स, सर देन बेटा पिल्फरेज के प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स व्हिच आर पिल्फर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द कस्टोडियन, इसलिए वेयर हाउस गुड्स पे सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होता है. बट यस सेक्शन 23 इज एप्लीकेबल टू वेयर हाउस गुड्स आल्सो. बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, अगर गुड्स लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसे केस में बेनिफिट ऑफ रेमिशन मिलता है. अब ओनर्स टू प्रूव द पिल्फरेज और डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ द गुड्स, सर देन बेटा in case of pilfered goods onus does not lie on the importer as it is obvious at the time of examination by the proper officer कि गुड्स लॉस हुआ है. बट सर यहाँ पर सेक्शन 23 के केस में इंपोर्टर पे ऑनस है कि वो प्रूव करेगा टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर कि गुड्स लॉस हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, कोई काम के अब नहीं रहे. अब टाइम ऑफ अकरेंस, देन ना गुड्स अनलोड हो गए, अनलोडिंग के बाद गुड्स कस्टोडियन के पास गए, उस टाइम पे अगर कोई पिल्फरेज हुआ है तो वो उसको सेक्शन 13 अट्रैक्ट होता है, वहां पे कस्टोडियन विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी. पर सर सेक्शन 23 अट्रैक्ट होता है कब, भले ही ड्यूरिंग ट्रांजिट हो, वाइल अनलोडिंग हो, वाइल इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन हो, या वाइल इन द वेयरहाउस हो. अगर बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर गुड्स लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ, तो सेक्शन 23 का बेनिफिट मिलेगा, रेमिशन मिलेगा. क्लियर, डन. सर एक लास्ट पॉइंट, फेसलेस असेसमेंट. मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा तुम मेरे लिए मत बोल देना बेटा. सर पॉइंट आता है क्या, फेसलेस असेसमेंट. सर कस्टम्स के अंदर क्या हुआ आपको पता है सर, देश के अंदर
फॉर स्मूथ असेसमेंट प्रोसीजर। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, भले इनकम टैक्स हो, भले सर कस्टम्स हो, फेसलेस असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या किया, फेजेस मैनर में फेसलेस असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया और बोल दिया क्या कि जिस पोर्ट पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो सर, हम किसी और जगह से उन गुड्स का असेसमेंट करेंगे, क्योंकि अभी कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम बन गया है सर। आप बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल जो फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे, उसका हम सर जो ऑफिसर होगा, हमने इन्होंने क्या किया, सेक्टर स्पेसिफिक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, जिससे उनका स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगा असेसमेंट में एंड मोर एफिशिएंट असेसमेंट होगा सर। जब फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा तो सर एनोनिमिटी भी नहीं रहेगी सर, एकदम क्लीन काम होगा सर, करप्शन कम होगा एंड सर यहां पर फेसलेस असेसमेंट अगर होता है तो ऐसे केस में आपको सर, अगर आपने अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड मांगी है तो ऐसे केस में एक वर्चुअल मोड के थ्रू सर, वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपको अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड दिया जाता है एंड सर जिस पोर्ट से आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है वहां पे जो ऑफिसर मौजूद होते हैं वो उनको ये बोल रहे, वहां से फेसलेस असेसमेंट वाले जो ऑफिसर होंगे वो इन पोर्ट ऑफिसर को बोलेंगे कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करना तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करिए, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करना तो वो लोग वेरीफाई करेंगे, बट अल्टीमेटली असेसमेंट का होगा सर, फेसलेस होगा। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर वेबसाइट कौन सी गवर्नमेंट की, www.icegate.gov.in सर, जिसके थ्रू ये सारा काम चलता है कस्टम का। इसी के साथ भारत माता की जय। जैसे आपने जीएसटी पढ़ा था क्या, gst.gov.in, ऐसे यहाँ पे कस्टम की वेबसाइट कौन सी बेटा, icegate.gov.in। और सर इसी के साथ ये इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन का चैप्टर भी खत्म होता है अब। आई होप मजा आ रहा है, आई होप माहौल बन रहा है, आई होप ये जो एक्सपर्टीज है हमारी इतने सालों की ये आपकी यूज आ रही है फॉर इफेक्टिव रिवीजन एंड एफिशिएंट रिवीजन। आई होप मजा आया लेक्चर में एंड अगर माहौल बनाओ तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना माहौल जबरदस्त शानदार एंड डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट सर सबको इसका बेनिफिट मिल पाए एंड सर इफेक्टिव पढ़ाई हो पाए। डिग्री इज द पार्ट ऑफ लाइफ नॉट द एंटायर लाइफ। देना अगर आपने नॉलेज गेन किया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, जीवन भर काम आएगी मेरी गारंटी बेटा आपसे। ऑल द बेस्ट, मस्त होके पढ़े, दुआओं में जरूर याद रखना। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।